विद्यार्थियों, एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज RSO लखनऊ की ओर से विमलेश गुप्ता आज आपका हाई स्कूल के भौतिक विज्ञान में अध्याय 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, इसके पहले की वीडियो में आपने प्रकाश के संबंध में जो प्रमुख घटनाएं, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित तमाम जानकारियाँ प्राप्त की हैं और उसी कड़ी में आज प्रकाश खंड में ही हम लोग एक नया अध्याय मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इस अध्याय की शुरुआत आज कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, वीडियो पे ध्यान लगाएं और तमाम चीज़ों को सीखें। तो देखिए, एक्चुअली चूँकि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है पूर्ण रूप से NCERT अधिकृत हो चुका है। NCERT के जो क्वेश्चंस हैं वो उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और विज्ञान हो चाहे गणित हो या जितने भी विषय हैं आपके सभी NCERT से प्रभावित हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, ये आपका एक चैप्टर आज के लिए जो कि हम लोग चालू करने वाले हैं रंग बिरंगा संसार के नाम से है और ये चैप्टर नंबर 11 अध्याय नंबर 11 जो कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के नाम से आपके पाठ्य पुस्तकों में मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों, चैप्टर चालू करने के पहले आप चूँकि इसके पहले वीडियो में लेंस के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो एक्चुअली जो मनुष्य का नेत्र होता है वो भी एक प्रकार का लेंस होता है और आप जानते हैं कि जो मुख्य जो हम लोग के ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। और विद्यार्थियों, सभी जीवों को प्रकृति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अमूल्य देन है आँख, ठीक है। और चूँकि देखिए इसमें लिखा गया है कि यह एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही एक ज्ञानेंद्रिय है जिसके द्वारा आप पूरे संसार को देख सकते हैं। और आँख एक्चुअली विशेष रूप से एक कैमरा ही होता है जो कि एक नेत्र गोलक में मौजूद होता है। जो आपका मानव नेत्र होता है, ह्यूमन आई, वो एक्चुअली में एक गोलक में स्थित होता है। इसका देखिए डायमीटर या व्यास गोलक का लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 25 मिलीमीटर दिखाता है। तो 25 मिलीमीटर का मतलब लगभग 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो गोले का व्यास हो जाएगा। अब विद्यार्थियों, आपको ध्यान देना है कि मानव नेत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं और उन भागों के कार्य आपको देखने हैं, ठीक है। तो हम लोग फोकस करते हैं, पहले जो मुख्य भाग देखते हैं कौन कौन से हैं और मुख्य भाग के बाद विद्यार्थियों हम लोग फिर चेक करते हैं कि कौन कौन से इसके कार्य हैं, वो भी हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मानव नेत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, उनके कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो भाग है वो आपका श्वेत मंडल है, इसको हम लोग कार्निया भी बोलेंगे। विद्यार्थियों, नेत्र के सबसे अगले भाग में एक पारदर्शी झिल्ली होता है और इसी पारदर्शी झिल्ली के द्वारा प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन जो है इसी भाग से होना है, ये आपको ये ध्यान रखना है। नंबर 2 पे आ जाएं। नंबर 2 पे आपका एक लेंस लिखा गया है। लेंस का मतलब है कि बेसिकली जो भी आँखें होती हैं उसमें एक आइरिस के पीछे एक पारदर्शी ऊतक का बना हुआ द्विउत्तल लेंस, इसको बाई कॉन्वेक्स, द्विउत्तल का मतलब होता है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें लिखा गया है और यह रेशेदार जेली पदार्थ का बना होता है, ठीक है ना। और अभिनेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या कुछ बड़ी होती है। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि नेत्र का जो लेंस होता है ये कई परतों से मिलकर बना होता है और इसमें तमाम चूँकि लेयर्स होती हैं, तो उन तमाम लेयर्स का जो अपवर्तनांक अगर हम निकालते हैं, माध्य अपवर्तनांक, तो वो तकरीबन 1.44, लगभग 1.44, ये उन तमाम लेयर्स का माध्य अपवर्तनांक हम लोग देख सकते हैं। तो ये तो आपका लेंस हो गया। उसके नीचे देखिए लिखा है परितारिका, इसको भी देख लेते हैं। तो परितारिका मतलब कॉर्निया के पीछे एक बहुत ही गहरा पेशी डायाफ्राम होता है जो कि पुतली के आकार को कंट्रोल करता है,
ठीक है ना। अब आपको पुतली क्या है ये भी मालूम होना चाहिए। पुतली मतलब प्यूपल, ये एक्चुअली पुतली आँख में कितनी मात्रा में प्रकाश प्रवेश करना है उस मात्रा को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। प्रकाश की मात्रा कितनी आँख में प्रवेश करनी है उस मात्रा को पुतली ही कंट्रोल करेगा। फिर आइए रेटिना पे आ जाते हैं। और रेटिना एक्चुअली देखिए, रेटिना जो है वो आँख का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई। और इसका जो रचना बताई गई है कि कोमल सूक्ष्म झिल्ली के रूप में होता है और जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है ना। और यही प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जब सक्रिय हो जाती हैं तो एक प्रकार के इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक प्रकार के विद्युत सिग्नल पैदा करते हैं जो कि तंत्रिकाओं के द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क मतलब माइंड तक पहुंच जाते हैं। और इन सिग्नलों को पहचान के जो है मनुष्य वस्तुओं को देख सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी। देखिए डायग्राम एक बना हुआ है विद्यार्थी, नीचे इसके डायग्राम कुछ धूमिल सा है और इसके नीचे देखिए एक डायग्राम और बनाया गया है। तो हम लोग इस पर ध्यान लगाएंगे, इसको चेक करें कि कौन कौन से पार्ट इसमें दिखाए गए हैं पहले, ठीक है। तो इसमें देखिए बेसिकली जो दृश्य पटल ये दिखाया गया है, ठीक है। और उसके अलावा एक देखिए रेटिना इसमें नहीं शो कर रहा है, तो आप रेटिना को भी समझ लें। रेटिना एक्चुअली बहुत जो इनर लेयर होगी यहाँ ये भी पाया जाएगा, ये भाग जो है आपका रेटिना का होता है, ठीक है। क्रिस्टली लेंस शो किया गया है। लेंस एक्चुअली ये जो बना है ब्लू आकार का, ये आपका कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस होगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और इस लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो आप चेंज कर सकते हैं। फोकस दूरी इसका फिक्स नहीं होता है, बल्कि जैसे प्रकाश की मात्रा जैसे आपको मिलेगी उसके अकॉर्डिंग ये सेटल होता जाएगा, ठीक है। पुतली दिखाई गई, देखिए विद्यार्थियों, पुतली, इसको नेत्र तारा भी कहते हैं। तमाम ऐसे शब्द इसमें आपको मिलेंगे जिसमें दो दो वर्डिंग होती है। तो पुतली को नेत्र तारा या फिर प्यूपल भी कहते हैं। और इसको ये एक्चुअली बिल्कुल आइरिस के बिल्कुल बीच में जो छेद आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भाग जो होता है पुतली या नेत्र तारा कहलाता है। गोल या काला इसको दिखाई दे सकता है ये, ठीक है। और देखिए विद्यार्थी, पुतली का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि अगर मान लिया अंधकार है तो अपने आप बड़ी हो जाएगी और अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। तो इस प्रकार से नेत्र के भीतर बहुत ही कम सीमा में प्रकाश पहुंच सकता है, ठीक है। प्रकाश की मात्रा कम होगी, ठीक है। प्रकाश की मात्रा अगर कम है तो आइरिस की मांसपेशियाँ किनारों की तरफ सिकुड़ जाती हैं जिससे पुतली का आकार बढ़ जाता है, ठीक है। और यदि प्रकाश की मात्रा बहुत अधिक होती है तो यही पुतली की मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं और पुतली छोटी हो जाती है, ठीक है। यह प्रक्रिया एक्चुअली विद्यार्थियों स्वयं होगा, ये ऑटोमेटिक होता है जो सिस्टम बना हुआ है। देखिए एक स्वच्छ मंडल इसमें लिखा गया है, तो स्वच्छ मंडल भी आप समझ लें। एक्चुअली स्वच्छ मंडल का एक और नाम आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। स्वच्छ मंडल को हम लोग एक और नाम से, जैसे कॉर्निया, इसको आपने पीछे भी देखा था, तो स्वच्छ मंडल को हम लोग कॉर्निया से भी पहचान सकते हैं। तो इसके दो नाम हैं, स्वच्छ मंडल कहें या इसको कहें कॉर्निया, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। काचाप द्रव देखिए दृश्य दिखाया गया है और ये पच्छावी पेशियाँ भी शो की गई हैं इसके साइड में, ये पच्छावी पेशियाँ दिखाई गई हैं। तो ये प्रमुख भाग आपको दिखाए गए हैं। और विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो चूँकि आँख एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है और इसका जो लेंस होता है जो आप यहाँ देख पाते हैं, ये चीज़ लेंस एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बनता है। इसमें टाइप 4 कोलेजन और एक और मटेरियल होता है जिसको सल्फेटेड ग्लाइकोसामिनोलाइकेंस बोलते हैं, उन पारदर्शी पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और चूँकि ये आँख है तो आँख जो है सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है और
इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई गई हैं, कुछ महत्वपूर्ण कुछ जो शब्दावलियाँ हैं वो आपको देख लेना है। जैसे कि देखिए पहला दिखाया गया ये आपका दूरबिंदु या फॉर पॉइंट इसको बोलते हैं, और इसका मतलब अधिकतम दूरी पर या दूरतम बिंदु जहाँ तक मनुष्य की आंखें आसानी से देख सकती हैं, उसको हम लोग नेत्र का दूर बिंदु भी कह सकते हैं। और विद्यार्थी जिनकी आंखें स्वस्थ होती हैं, हेल्दी होती हैं, तो निश्चित रूप से ये जो बिंदु होगा दूरबिंदु, ये इन्फानाइट पे होगा, अनंत पे जो है मनुष्य का दूरबिंदु हो सकता है। अगला नंबर 2 पे आइए। नंबर 2 जो है नियर पॉइंट या निकट बिंदु। पहले आपने देखा दूरबिंदु जो कि बहुत ही दूरी पे होगा, कितनी दूरी पे होगा? अनंत, ठीक है, कोई सीमा नहीं होती है, इन्फानाइट डिस्टेंस हो जाएगा। निकट बिंदु, निकट बिंदु न्यूनतम दूरी के लिए होता है। और देखिए विद्यार्थियों, अगर आप किताबों को पढ़ते हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो एक आँख के और जो आपका न्यूज़पेपर है या किताबें होती हैं, ये एक सीमा होती है, और वो सीमा होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मतलब आप मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे ये अगला बिंदु देखिए, ये लिखा गया है ये पॉइंट बना के कि किसी भी सामान्य दृष्टि के लिए के कारण किसी भी वयस्क, मतलब यंग बॉडी जनरेशन के लिए जो निकट बिंदु आंख से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है। उसके नीचे देखिए एक शब्द आया है संवेदन क्षमता, समंजन क्षमता। और देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको भी पीछे बताया था कि जो इसमें पछाभी पेशियाँ जो होती हैं वो लेंस, जो मनुष्य का जो आँख होता है उसका लेंस की वक्रता को वो कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और मैंने आपको भी पीछे बताया कि जैसे अधिक प्रकाश होगा तो वो जो जो आपकी मांसपेशियाँ होंगी वो सिकुड़ जाएंगी, और कम प्रकाश हैं तो वो ओपन हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए पछाभी पेशियाँ, देखिए इसमें अंतर बताया गया कि कैसे फोकस दूरी लेंस की फोकस दूरी कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है ना, कैसे बढ़ेगी, कैसे घटेगी। एक टेबल के माध्यम से ही समझाया गया है, तो इसको आप ध्यान से देखें, ओके। उसमें देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए पछाभी पेशियाँ, कॉलम बना के इसे बताया गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए शिथिल हो जाती हैं, शिथिल का मतलब कमज़ोर पड़ जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, तो आपका जो लेंस होता है जो कि उत्तल लेंस के फॉर्म में होता है, ये कुछ ढीला पड़ जाएगा, ठीक है। और ढीला पड़ने का मतलब है कि पतला पड़ जाएगा, पतला पड़ने का मतलब है कि फोकस दूरी बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों, लेंस हम जब बात करेंगे उत्तल लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की, तो लेंस जितना पतला होगा फोकस दूरी उतनी ही बढ़ जाती है, ठीक है। अब आप इधर चले आएँ, इधर देखिए अगर पछाभी पेशियाँ सिकुड़ती हैं तो यहाँ लेंस मोटा हो जाएगा, ठीक है ना। और लेंस मोटा होने का मतलब है कि फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि लेंस अगर पतला है, उसकी मोटाई कम है, तो फोकस दूरी ज़्यादा होती है। लेंस अगर मोटा है, ठीक है, तो वो फोकस दूरी इसकी कम हो जाती है। और नीचे आ जाएं, फिर देखिए दोष आपके सिलेबस में रखे गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण दृश्य दोष, उनका कैसे संशोधन करना होगा या फिर कैसे उनका बताया गया है, ठीक है। तो दोष में देखिए मोतियाबिंद बताया गया है। और होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती आती है, कुछ व्यक्तियों के नेत्र का जो क्रिस्टली लेंस होता है दूधिया और धुंधला हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था को जो है मोतियाबिंद का नाम दिया जाता है। मोतियाबिंद आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं या आपके आस पड़ोस में या गांव देहात में जो लोग हैं, तो एक एज के बाद 60, 62, 65 के बाद एक कॉमन बीमारी होती है मोतियाबिंद। और मोतियाबिंद के कारण जो नेत्र की जो दृष्टि में कमी होती है, पूर्ण रूप से दृष्टि का क्षय हो जाता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और चूँकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप देखते हैं कि तमाम ऐसे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं
तो मोतियाबिंद कोई ऐसा नहीं कि इसका निवारण संभव नहीं है। अगर सही समय पे मालूम चल जाता है तो मोतियाबिंद को जो है शल्य चिकित्सा के द्वारा मनुष्य के दृष्टि को वापस लौटा सकता है। ठीक है, तो विद्यार्थी ये मोतियाबिंद आपने देखा। अब विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में 2 प्रकार के दोष जो कि बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं वो आपको समझना है। तो इसमें 2 प्रकार के दोषों में एक दोष जो है वो निकट के रूप में है, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा जो है वो दूर दृष्टि दोष है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकट दृष्टि दोष पढ़ने वाले हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति इस दोष से पीड़ित है तो वो देखिए, जो जैसा इसमें हेडिंग पड़ेगा, जिससे इसका पढ़ा जाएगा तो उसका उल्टा होता है। मतलब निकट है तो निकट का साफ दिख पाएगा, ठीक है ना। इस व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो कि इस दोष से पीड़ित होगा उसको नियर का तो साफ दिखेगा, पास का जो साफ दिखेगा, लेकिन दूर का जो होगा वो साफ नहीं दिखेगा। मतलब दूर का जो होगा वो अस्पष्ट दिखलाई पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से निकट दृश्य दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन जो बहुत दूरी पर रखी वस्तुएं हैं तो उनको स्पष्ट नहीं देख पाता है। और शायद यही कारण विद्यार्थियों में बताया गया है। होता क्या है कि इस दोष से युक्त व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है वो इन्फानाइट से हट करके नेत्र के पास में आ जाता है। अच्छा, दूर बिंदु इन्फानाइट होता है सबके लिए, लेकिन अगर ये दोष मनुष्य में है तो निश्चित रूप से ये जो बिंदु अनंत पे बनता है वो नेत्र के बहुत ही पास में आ जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो सकता है। तो इसमें देखिए पहला बिंदु दिखाया गया है जो कि कहता है कि अभिनीत लेंस की वक्रता त्रिज्या मतलब आर का बढ़ जाना। ठीक है ना, आर का बढ़ जाना क्यों बढ़ता है अभी हम लोग इसको डायग्राम में और सीखेंगे। नंबर 2 है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। 2 चीज़ें बताई गई हैं कि वक्ता का त्रिज्या का अधिक हो जाना और दूसरा जो है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें निवारण के लिए भी हिंट दिया हुआ है, लेकिन निवारण के पहले आप डायग्राम को भी देखते जाएं। लेकिन निवारण के लिए निश्चित रूप से निकट है, तो निकट दृष्टि दोष से अगर पीड़ित व्यक्ति है तो उसे अपने चश्मे में एक अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना, अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा करने पे उसका जो ये दोष है अपने आप दूर हो जाता है। और विद्यार्थियों हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये एक सिंपल विजन है, एक सामान्य विजन है। ये जो डायग्राम बना है वो एक सामान्य विजन है कि जब इन्फानाइट से इस प्रकार से किरणें चल रही, बिंदु से किरणें चल रही हैं तो वो जो है लेंस से टकराने के पश्चात रेटिना पर फोकस होती हैं। ये बिंदु आप इसको रेटिना दिखा दीजिए। ये बिंदु जहाँ कटेगा ये इसको हम लोग आर से दिखाएंगे, रेटिना पे फोकस होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये दोष देखिए यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, आप यहाँ देख लें कि जो ए और बी सी करके बनाया गया, तो बी वाले में देखिए, बी वाले में जो दोष है वो निकट दृष्टि दोष दिखाया गया है कि जब अनंत से किरणें चलती हैं तो किरणें चलने के पश्चात ये रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती हैं। विद्यार्थियों को फोकस होना चाहिए आर बिंदु पर, लेकिन फोकस उसके पहले कहीं बिंदु कुछ पी या क्यू कुछ दिखा देंगे तो बिंदु पी या क्यू पे फोकस हो जाता है। ठीक है, तो एक कमी है, एक दोष है, और इस दोष का जो कारण है वो आपने ऊपर अभी देखा हुआ है। एक तो जैसे बताया गया कि अभिनीत लेंस की जो वक्रता त्रिज्या का अधिक हो जाना और दूसरा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये 2 कारण बताए गए हैं। और ये डायग्राम देखिए आपने अभी देख लिया है।
तो डायग्राम में जो ऊपर डायग्राम में ये बना है, इसमें आपने स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से जो वस्तु का प्रतिबिंब है लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस नहीं होता है, बल्कि रेटिना के पहले ही कहीं बिंदु पर फोकस हो जाता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए एक अवतल लेंस देखिए दिखाया गया है। एक अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और यह अवतल लेंस बेसिकली जब आप अपनी आँखों के सामने चश्मे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये दोष दूर हो जाता है। इसको और समझ लें। अब एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है उसको देखें। देखिए विद्यार्थी, पहले कुछ इस प्रकार से था कि अगर ये आपका मानव नेत्र दिखाया गया है, उसके भीतर ये आपका उत्तल लेंस शो किया गया है, ठीक है ना। और जब इन्फानाइट सी किरणें इस प्रकार से चल रही हैं अनंत से, तो आँखों के पहले एक अवतल लेंस का प्रयोग किया गया है ये, ठीक है ना। तो ये बेसिकली किरणें जब चलती हैं इनके थ्रू, तो निश्चित रूप से लेंस अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, ठीक है। और रेटिना पर फोकस होने का मतलब है कि विजन बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये आपका निकट दृश्य दोष पूर्ण होता है। अगला देखते हैं दीर्घ दृश्य दोष, या इसको दूर भी कहते हैं। तमाम किताबों में शब्दावली अलग अलग हैं। कुछ किताबों में दृष्टि दोष को दीर्घ भी लिखा जाता है, कहीं कहीं जो है इसको दूर, अधिकांश में दूर ही लिखा गया है। तो भाई हम लोग दूर दृश्य दोष क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों का एक बार आप फिर समझ लें कि जो नाम रखा जाएगा इसमें दूर है कि निकट है, उसका उल्टा इसमें काम चलेगा। दूर वाले में क्या होगा कि दूर का वस्तु तो साफ दिखाई पड़ेगा, स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट आप नहीं देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो निकट बिंदु बेसिकली 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, ठीक है ना। तो इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती हैं। उसके बाद देखिए कुछ और भी रीजन्स बताए गए हैं आँखों के संबंध में। आँखों में कौन सा दोष होता है, किसकी वजह से आपका दूर दृश्य दोष उत्पन्न होता है। उसमें एक है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक बढ़ जाना, ठीक है ना। वक्ता त्रिज्या या फोकस दूरी जब बढ़ जाती है तब भी ये दोष उत्पन्न हो जाता है। और नंबर 2 है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ठीक है। गोलक छोटा हो जाएगा तब भी जो किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस होने वाली थी वो रेटिना पर फोकस नहीं होगी, अपितु उसके बाहर, नेत्र गोलक के बाहर कहीं किसी बिंदु पर फोकस होती हैं। तो इसको हम लोग अभी आगे डायग्राम में चेक कर लेते हैं। देखिए आपका निकट वाले में अवतल था और दूर वाले में अगर कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो वो अपनी आँखों में जो है निश्चित रूप से उत्तल लेंस का इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है ना। उत्तल लेंस का इस्तेमाल करने से जो है आपका ये जो दोष है दूर दृष्टि दोष वो पूर्ण रूप से दूर हो सकता है। आप चेक करें कि जैसे ये तो सामान्य विजन है, जैसे आपने पीछे देखा था कि एक्चुअली कुछ सही है कि रेटिना पर अगर कोई प्रतिबिंब फोकस होता है इसका मतलब करेक्ट है, फंक्शन आँखों का बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होता है बल्कि कुछ ऐसा होता है जैसा कि यहाँ इस डायग्राम में बना हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए ये बिंदु ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर था, यहाँ से किरणें चलती तो प्रतिबिंब यहाँ बनता, लेकिन चूंकि यह जो निकट बिंदु है 25 से और पहले आ गया है, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। इसकी वजह से जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे नहीं फोकस होता बल्कि रेटिना के बाहर किसी बिंदु पर फोकस हो जाता है और प्रतिबिंब जो है अस्पष्ट बनने लगता है, ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम बना है बेसिकली दीर्घ या दूर दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र के लिए दिखाया गया है, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे, ये सही पॉइंट था, ये पॉइंट गड़बड़ हो गया है। अब इसका जो निवारण है उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक उत्तल लेंस आँखों के सामने
मतलब चश्मे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो फिर से ध्यान देंगे कि ये जो तो विद्यार्थियों, इस डायग्राम में आप लोग समझ लें कि जो दूरदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति इस प्रकार से उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के बाहर किसी बिंदु पर फोकस होता है, और यदि आप इस दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है एक उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि आँखों के सामने चश्मे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आप डायग्राम चेक कर लें, ये आपका नेत्र लेंस दिखाया गया है, ठीक है ना। ये आपका उत्तल लेंस शो किया गया है, और ये आपका एक उत्तल लेंस एक समुचित फोकस दूरी का, मतलब जितनी दिक्कत होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है लेंस डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो आपका जो निकट बिंदु 25 था वो एन डैश से हट के अब इस लेंस की वजह से एन पे चला जाएगा। तो अब ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये 25 सेंटीमीटर जो नॉर्मल होता है वो हो जाएगा, जिसकी वजह से फाइनल जो विजन होगा वो आर वो गोलक के ऊपर ही रेटिना पर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका दूर या दीर्घ दृश्य दोष। अगला देखिए पॉइंट, जरा दूरदर्शिता दिखाई गई है। होता क्या है विद्यार्थियों की, जब का एज बढ़ता है तो आयु में वृद्धि के साथ साथ मनुष्य के नेत्र में जो समंजन क्षमता होती है कमज़ोर पड़ जाती है, घट जाती है, जिससे अधिकांश व्यक्तियों का जो दूर बिंदु है वो हट जाता है, और ये जो कमी उत्पन्न होती है, ये दोष उत्पन्न होता है, उसको हम लोग जरा दूरदर्शिता या जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं, ठीक है। क्यों होता है वो भी देखिए स्पष्ट किया गया है कि जो आपकी पछाभी पेशियां होती हैं लगातार यूज होने से दुर्बल पड़ जाती हैं, और क्रिस्टलीन लेंस के लचक या लोच होने की वजह से ये कमी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसका देखिए समाधान भी बताया गया है, और इसका समाधान के लिए बेसिकली आप उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, और कभी कभी जब ये दोष काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें एक लेंस के प्रयोग से बात नहीं बनती है, तो वहाँ पर दोनों लेंस का प्रयोग करना पड़ सकता है। इसका आप ध्यान रखेंगे। और जैसे कि देखिए इसमें बताया गया है कि अगर मान लीजिए निकट के साथ में दूर दृश्य दोष भी दोनों उत्पन्न होते हैं तो इसमें आप द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। द्विफोक्सी का मतलब है कि ऊपरी भाग जो है अवतल लेंस, ऊपरी भाग कौन सा अवतल, और नीचे का जो भाग होगा वो उत्तल लेंस होता है। आपने कभी भी विद्यार्थियों ध्यान दिया होगा कि जो है कुछ लोग चश्मे में उनके जो ग्लास लगा होता है तो कहीं पे किस प्रकार से पॉइंट बनता है और उसमें ज़्यादा कुछ थिकनेस दिखाई पड़ती है, तो इसका वही कारण है कि इसमें दो प्रकार के लेंस इसमें होते हैं, एक ऊपरी भाग अवतल का होता है और नीचे का भाग जो है ये उत्तल का हो जाता है, ठीक है। अब एक बेसिक नॉलेज आप समझ लें कि आँखें दो ही क्यों होती हैं, और दोनों आँखें जो हैं सामने की ओर क्यों स्थित होती हैं। दो आँखों का एक लाभ होता है कि वी कैन सी थ्री डायमेंशनल विजन, ठीक है, और इससे हमारा जो दृश्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो जाता है, काफ़ी विस्तार इसमें हम लोग देख पाते हैं, और धुंधली चीज़ें भी स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैं। अगले टॉपिक पे आ जाएं। अगला टॉपिक देखिए है प्रिज्म के विषय में, महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्यार्थियों, और इसका एक फार्मूला मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा, वो फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रिज्म में होता क्या है, पहले आप ये समझ लें कि तीन आयताकार, मतलब जैसे ये आयत बना हुआ है तो तीन आयताकार भाग, एक दो और तीन, तीन आयताकार भाग, और दो भाग होगा त्रिभुजाकार, दो ट्रायंगल शेप में, ठीक है ना। इनको अगर आप मिला देते हैं प्रॉपर तरीके से डायमेंशन से
तो आपको प्रिज्म प्राप्त हो जाता है। विद्यार्थियों, वास्तव में प्रिज्म एक पदार्थिक पारदर्शी समांगी माध्यम होता है और इसमें देखिए आपको बताया गया 3 आयताकार फलक हो जाएगा, 2 ट्रायंगल की शेप में फलक हो जाएंगे, तो ये आपका एक प्रिज्म तैयार हो जाता है। ठीक है, और प्रिज्म का एंगल क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म? तो किन्हीं भी 2 पार्श्व फलकों के बीच का एंगल, जैसे मान लीजिए एक फलक ये दिखाया गया है, एक फलक ये दिखाया गया है, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, प्रिज्म का कोण, और इसको बेसिकली ए से ही दर्शाते हैं। ठीक है ना, आपके इस चैप्टर में न्यूमेरिकल में आप प्रिज्म के कोण को ए से ही दर्शाएंगे, कैपिटल ए। ओके, विचलन कोण देखिए दिखाया गया विद्यार्थियों, तो विचलन कोण का भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि विचलन कोण कैसे बनता है, क्या होता है। तो मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको स्पष्ट कर दूं कि कैसे आप विचलन कोण को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम देख लें पहले। अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर मैं एक प्रिज्म को दिखाता हूँ और ये है आपका प्रिज्म। ठीक है, और इसको मैंने इसके तीनों शीर्षों को ए बी सी के फॉर्म में दिखा दिया है, मान लीजिए। ठीक है, अब कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से प्रवेश करती है, ये कोई आपतित किरण है, और आपतित किरण के लिए आपको खींचना पड़ेगा एक अभिलंब, तो मैंने ये बना दिया एक अभिलंब। ओके, अब चूंकि ध्यान दें कि ये जो माध्यम है ये एयर का है, दिस इज द एयर, ये वायु का माध्यम है, और ये जो मैं लेके चल रहा हूँ प्रिज्म, ये प्रिज्म आपका कांच का बना हुआ है, मान लिया। ठीक है, ग्लास का बना हुआ है। अब होना क्या है कि जब ये किरण इस प्रकार से यहाँ से चल रही है, ओके, तो एक आपतन कोण I1 मैंने मान लिया है, I1 बनाती है, आपतन कोण हो गया है। अब देखें ये किरण चूंकि वायु से जा रहा है कांच में, ठीक है, तो ये किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, मतलब ये इसको एक्चुअल में यूँ जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे गया नहीं है, बल्कि ये यहाँ से यूँ चला जाएगा इस दिशा में। ठीक है, क्योंकि वायु से कांच में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अब जब इस बिंदु पे आएगा तो आप फिर एक अभिलंब खींच लेंगे, ये मैंने फिर से एक अभिलंब बना दिया है। ठीक है ना, और ये किरण जो है जब बाहर निकलेगा तो इस प्रकार से अभिलंब से दूर हट जाएगा, ये एंगल बन जाएगा I2। ठीक, ये जो एंगल बनेगा ये होगा R1 अपवर्तन कोण, और ये जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा R2। ठीक है, तो ये कुछ एंगल आप ध्यान रखेंगे। और ये जो पीछे विद्यार्थियों गया है, इसको भी अगर पीछे ले आते हैं, इस लाइन को जब पीछे लाएंगे तो जहाँ कट करेगा वहाँ बनेगा डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है विचलन कोण। ठीक है, तो डेल्टा क्या बन गया? डेल्टा बन गया है एक विचलन कोण। तो वही चीज़ें देखिए नीचे दिखाई गई हैं, मैं इसको फिर से आपको डायग्राम में और स्पष्ट कर दूं कि क्या क्या चीज़ें इसमें लेके चला हुआ है। ओके, तो मैं डायग्राम को एक बार फिर से आपके सामने ले आता हूं। देखिए पहले तो ये आप एक प्रिज्म को दिखा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, और ये किरण मान लीजिए आपतित किरण है, ये ऐसे प्रवेश करेगा PQ के फॉर्म में, ये आपने बना दिया है अभिलंब, दिस इज द नॉर्मल अभिलंब। और चूँकि प्रकाश ये एयर से ग्लास में जाएगा, ग्लास ये नहीं, ग्लास ये है विद्यार्थियों। ठीक है, ग्लास ये बनाया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। अब ये किरण जब एयर से ग्लास में जाएगा तो अभिलंब की देखिए मुड़ गया है। ठीक, अब फिर जब इसको बाहर निकलना है, अब ये
इस ग्लास से फिर एयर में जाएगा, यहाँ पे एयर है, तो अब ये किरण जो है फिर से अविलंब से दूर भागेगा। पहले एक अविलंब दिखा देना है और अविलंब दिखाने के बाद इस किरण को अविलंब किरण मोड़ देना है। ये आई डैश मान लिया है, इसको आई मान लिया है, I1 R2 मान सकते हैं, ठीक है। ये एंगल जो बनेगा इसको हम लोग R1 दिखाते हैं, ये एंगल जो बनता है इसको R2 दिखाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब इसको आप आगे बढ़ाते हैं विद्यार्थियों, इस लाइन को जब आगे बढ़ाएंगे और इसको भी जब आप पीछे ले जाएंगे तो ये जहाँ कट करेगा ये एंगल जो बनेगा यही एंगल डेल्टा है। इसको कहते हैं विचलन कोण। ओके, इसको हम लोग नाम देंगे विचलन कोण। तो डेल्टा को विचलन कोण कहना है, ध्यान देना है कि, और ये जो लिखा गया है ऊपर ये आपका आपतन कोण हो जाएगा। मतलब आपतन कोण का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का कोण, ठीक है। अब देखिए कांच का जो प्रिज्म आपने देखा उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है, वर्ण विक्षेपण। ओके, तो आप वर्ण विक्षेपण को भी समझ लें और इसको मैं अभी आगे भी और स्पष्ट तरीके से फिर से बताऊंगा। अभी यहाँ परिभाषा आप समझ लें कि जब श्वेत प्रकाश, एक्चुअली विद्यार्थियों जो सूर्य होता है ये 7 रंगों के मिश्रण के द्वारा श्वेत प्रकाश बनाता है, ठीक है ना। और जब ये श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर निकलता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है ना। 7 रंग कौन कौन से हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ओके, और ये जो है स्पेक्ट्रम के मेंबर होते हैं। और ये जो घटना होती है प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना, इसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है ना। ये डायग्राम देखिए दिखाया गया, लेकिन ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, बल्कि मैं अभी आपको आगे करने वाला हूँ। विद्यार्थियों आपने अभी वर्ण विक्षेपण देखा, और वर्ण विक्षेपण क्यों हुआ ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए। अक्सर आप बारिश के बाद जब ध्यान देते हैं कि जब बारिश ख़त्म होने को होती है या फिर कम मानसून के मौसम में जब बारिश होती है, मौसम कुछ खुला होता है, कुछ बादल के द्वारा बारिश अगर होती है तो एक निश्चित दिशा की ओर जो है दिखाई पड़ता है, रेनबो। और ये रेनबो क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पर जो है जब सूर्य की किरणें किसी जल की बूंदों से टकराती हैं और टकराने के पश्चात जब निकलती हैं तो वो जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, ठीक है। एक्चुअली इन धनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। और इन धनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में है। ये आपने ध्यान दिया होगा कि जिस दिशा में सूर्य होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इन धनुष हमेशा बनता है। और विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल में बारिश के बाद अगर एक बूंद भी अगर बच जाती है और उस बूंद से होकर अगर प्रकाश निकलती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। देखिए विद्यार्थियों फिर से एक डायग्राम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और ये जो भी पीछे दिखाया गया था तो इसमें कुछ कोण आपको फिर समझ लेने हैं। जैसा कि ये पोर्शन जो है आपका ये प्रिज्म हो जाएगा, दिस इज द पोर्शन ऑफ द प्रिज्म, ए, बी और सी के फॉर्म में, ठीक है। ये आपकी प्रकाशीकरण दिखाई गई इस प्रकार से, ठीक है ना। एक अभिलंब आपको खींच लेना है, ये हो जाएगा अभिलंब, ठीक है ना। अब ये किरण जो है अभिलंब की ओर झुक जाएगी इस प्रकार से। एक पुनः अभिलंब खींचेंगे, एक अभिलंब देखिए फिर बनाया गया है, और फिर अभिलंब से दूर भागेगी, क्योंकि जब प्रकाश किरण कांच से वायु में, एयर में आती है तो अभिलंब से दूर भागती है, तो ये किरण जो है अभिलंब से दूर भागेगी इस प्रकार से, ठीक है ना। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? जब आप इसको आगे बढ़ाते हैं आपतित किरण को और इसको पीछे ले जाते हैं निर्गत किरण को, तो ये जो एंगल बनता है वो डेल्टा है। तो यहाँ देखिए जो हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, वो जो एंगल है वो बताए गए हैं। जैसे आपतित किरण देखिए लिखा हुआ है, तो ये जो किरण प्रवेश कर रही है
अविलंब से ये कोण बनाएगी इतना, ये आपतित किरण हो जाएगी, ये कोण आपतन कोण है। ओके, देखिए लिखा है I1 या I जो भी लिखा है इसको आपतन कोण दिखाया गया है। अब ये किरण अपवर्तित किरण है, ठीक है ना। ये जो मैं बना रहा हूँ ये किरण क्या है, अपवर्तित किरण, और ये जो किरण है निर्गत किरण है, ठीक है। ये किरण जो मैं बना रहा हूँ क्या है, ये निर्गत किरण। तो आपतन कोण आपने देख लिया है। अपवर्तन कोण देखिए ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। दो अपवर्तन कोण दिखा सकते हैं, R और R' के फॉर्म में, और ये जो बना है A के फॉर्म में, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, मतलब प्रिज्म का कोण, ठीक है। और निर्गत किरण देखिए आपने देख ही लिया है, विचलन कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म, मैंने आपको कई बार एंगल ऑफ प्रिज्म दिखाया हुआ है। ये जो बना है एंगल ऑफ प्रिज्म ए हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं प्रिज्म का कोण। और ये जो एंगल बना हुआ था इतना, ये आपका डेल्टा है, इसको कहेंगे विचलन कोण, ठीक है। इसको कहा जाएगा विचलन कोण। तो ये तो डायग्राम हो गया, इसके बिंदु आप देख सकते हैं क्या क्या दिखाए गए हैं। अब आप देखिए विद्यार्थियों, अभी पीछे जो आपको मैंने स्पेक्ट्रम दिखाया था, तो स्पेक्ट्रम के 7 रंग होते हैं, उनका क्रम बिल्कुल निश्चित होता है। तो उन क्रम को याद करने के लिए आपको एक शब्द विबग्योर के फॉर्म में याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये B फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको मैं आगे और स्पष्ट करूँगा। अभी फ़िलहाल आप डायग्राम देख लें, इस डायग्राम में और क्लियर किया गया है, ठीक है। इस डायग्राम में जो है कहा कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर निकलता है तो ये जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 7 रंगों को जो है इस प्रकार से दिखाया गया है, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा आगे बनाना चाहूँगा, विद्यार्थी को ध्यान देंगे, और इस थ्योरी को जो लिखा गया है उसको भी मैं स्पष्ट करूँगा अभी। तो पहले आप स्पेक्ट्रम का पोर्शन समझ लें, क्योंकि कभी कभी ये स्पेक्ट्रम भी पेपर में बनाने को आता है। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि स्पेक्ट्रम में कितने कलर हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, ठीक है ना, और क्यों 7 रंग ही बनते हैं। तो पहले मैंने ये दिखा दिया है आपको एक प्रिज्म, दिस इज द प्रिज्म, ओके। और ये मान लिया कोई श्वेत किरण, ये मैंने मान लिया कोई श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रकार से प्रवेश करती है, ठीक है ना। या इसको और नीचे दिखाऊं थोड़ा, श्वेत किरण को मैं मान लीजिए ये दिखा रहा हूँ इस प्रकार से। अब क्या होना है, अब ये किरण कम से कम इधर तो नहीं जाएगी, है ना, बल्कि ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो इससे क्रम देख लें विद्यार्थियों। तो पहले ये इस प्रकार से गई और यहाँ बन गया है वायलेट, ठीक है ना। क्रम मैं लिख देता हूँ, उसी क्रम में चलेगा, ठीक है। क्रम में लिख दूँ ताकि इसको बनाने में कोई असुविधा ना होने पाए। बी होगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इतने बनने हैं। तो पहला ये वायलेट देखिए निकल गया है। वायलेट के बाद इंडिगो आएगा, जामुनी। तो ये किरण जब
ऐसे जाएगी तो ये फिर निकल जाएगी बाहर, ये आपका इंडिगो हो जाएगा मान लिया, ठीक है ना। फिर आप अगले पे आएँ तो ये इस प्रकार से ब्लू बनाता है, ब्लू क्लियर किरण। फिर ग्रीन की बारी है, यहाँ से जाने के बाद ये ग्रीन इस प्रकार से निकल रहा है, ठीक है। ग्रीन के बाद येलो की बारी आएगी, ये देखिए येलो किस प्रकार से निकल रहा है, येलो का विचलन देखिए। फिर ऑरेंज, ऑरेंज देखें ये निकल रहा है, और लास्ट में निकलता है रेड, दिस इज द रेड। तो विद्यार्थियों 7 रंग देखिए बन चुके हैं, है ना। पहला आपका ये वायलेट है, नंबर 2 पे आपका इंडिगो दिखाया गया है, नंबर 3 पे आपका ब्लू के फॉर्म में दिखाया गया है, फिर नंबर 4 पे ग्रीन के फॉर्म में दिखाया गया है, फिर नंबर 5 पे येलो है, नंबर 6 पे ऑरेंज है, और नंबर 7 पे रेड बना हुआ है, ठीक है ना। तो इन सभी को आपको पहचान कर लेना है कि कौन सा रंग किस क्रम में बन रहा है। तो 7 रंग आप देख सकते हैं, और सातों रंग एक निश्चित क्रम में बनते हैं। कभी आप दैनिक जीवन में भी अगर अनुभव करते हो तो ये जो क्रम बनता है 7 रंगों में कभी कभी ब्रेक नहीं होता है। वायलेट के बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन यही सब बनेगा, ठीक है ना। और ये नहीं कि बीच में कहीं रेड आ जाएगा, रेड बिल्कुल लास्ट में आएगा। तो ये जो घटना होती है इसको हम लोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब कलर, रंग, विक्षेपण का मतलब होता है टूटना, बिखरना, ब्रेक होना। इसको कहते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, दिस इज इम्पोर्टेंट फिनोमिना। और निश्चित रूप से जो आप 7 रंग देख पाते हैं विद्यार्थियों, 7 रंगों के पदार्थों के जो अपवर्तनांक होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जब आप आगे और पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में तो आप देखेंगे कि जो है एक फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू n-1r, n-1a, है ना। तो जो विचलन होता है वो डिपेंड करता है अपवर्तनांक पर। तो निश्चित रूप से बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, ओके। बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, अपवर्तनांक को हम n से दिखा रहे हैं, बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, और लाल का अपवर्तनांक सबसे कम, ठीक है ना। इसी वजह से बैगनी का विचलन सबसे ज़्यादा होता है और लाल का विचलन सबसे कम। विद्यार्थियों आप लोग विबग्योर का क्रम याद तो करते हैं, लेकिन विबग्योर में आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका वायलेट है वो बिल्कुल लास्ट में आएगा, सबसे नीचे, इसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा, और लाल का विचलन सबसे कम होना है, ठीक है। तो ये हो गया है। अब देखिए विद्यार्थियों आपको कुछ और चीज़ें समझ लेनी है। क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, मतलब सुबह सनसेट के पहले और शाम को सनसेट होने के बाद, ठीक है, वास्तविक स्थिति क्या होती है। तो आप ये समझ लें कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई दे जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन होता है जिसकी वजह से सूर्य हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई पड़ जाता है। इसका आकलन आप कल सुबह सुबह उठ के करिए। और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट के बाद तक हमें सूर्य दिखाई पड़ता है। तो दोनों जो घटनाएं हो रही हैं, अग्रिम सूर्योदय की या विलंबित सूर्यास्त की, ये दोनों ही घटनाएं वास्तव में संबंधित हैं अपवर्तन से, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बोर्ड में देखिए आता है कि सूर्य की तारों की आभासी स्थिति, इसको भी आपको समझ लेना विद्यार्थियों कि होता क्या है कि जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है,
ठीक है। और वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो। मतलब जहाँ पे लगातार अपवर्तनांक चेंज होगा वहीं पे आप अपवर्तन को देख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप अभी एक डायग्राम में देखिए दिखाया गया है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप अनुभव करते हैं ज़मीन पे खड़े होके इस प्रकार से, मान लीजिए तारे का मार्ग ये है, तारा यहाँ पे है, ठीक। लेकिन विद्यार्थियों आप ध्यान दें कि आप जैसे से ऊपर से नीचे आते हैं थिकनेस बढ़ता है, अपवर्तनांक लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है ना। और अपवर्तनांक बढ़ने की वजह से अपवर्तन की घटना होती है। तो जो तारा हमें इस पोजीशन में दिखाई पड़ रहा है वो वास्तव में अपवर्तनांक की वजह से इसकी स्थिति जो आभासी स्थिति है वो यहाँ पे दिखाई पड़ती है। ये वर्चुअल है, ये काल्पनिक स्थिति है जो कि अपवर्तनांक के बढ़ने की वजह से हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन, जैसे इसमें देखिए लिखा गया है कि वायुमंडलीय अस्थिरता होती है, उसके कारण हमें वायुमंडलीय अपवर्तन दिखाई पड़ता है। ठीक है। इससे देखिए प्रभाव दिखाए गए हैं, तारों का टिमटिमाना या फिर अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त। ठीक है। उसके अलावा तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, ये सारे पॉइंट देखिए दिखाए गए हैं। और जो लास्ट पॉइंट दिखाया गया है वो गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्ती होना। तो इन तमाम प्रभावों को आप दैनिक जीवन में भी कहीं न कहीं इसका अनुभव करते होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने मृग मरीचिका भी पढ़ा होगा, तो मृग मरीचिका का जो एग्जाम्पल है वो इसी से संबंधित है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसको समझते हैं। व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसको कहते हैं विद्यार्थियों स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटर मतलब होता है फैलना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये है प्रकाश का प्रकीर्णन। विद्यार्थियों होता क्या है कि आप दैनिक जीवन में तमाम ऐसी घटनाएं देखते हैं जिनके वैज्ञानिक पहलू होते हैं। तो इसमें जैसे कि आप ध्यान देते हैं कि कभी कभी कमरे में किसी भी दिशाओं से प्रकाश न आने की अवस्था में भी दिन के समय बिल्कुल अंधकार नहीं होता है, कुछ न कुछ प्रकाश उस कमरे में, अंधेरे कमरे में रहता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन को स्पष्ट करने के लिए पहले टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव देखिए बताया गया है, क्योंकि टिंडल प्रभाव से ही प्रकाश का प्रकीर्णन जुड़ा हुआ है। और टिंडल इफेक्ट है क्या, देखें। जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन किरण जैसे धुआं है या फिर जल की कुछ बूंदें हैं या धूल के जो कण होते हैं या वायु के अणु होते हैं, इससे जब टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। ठीक है ना। तो ये जो आपको कण दिखाए गए, कौन कौन से कण, वो जैसे धुआं है या फिर जल की कुछ बूंदें हैं या धूल के निलंबित कण हो जाते हैं या फिर वायु के अणु हो जाते हैं, इनको कोलाइडी कण कहते हैं। ठीक है। तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है। टिंडल इफेक्ट देखिए एग्जाम्पल में मैंने आपको जो बताया अभी वही एग्जाम्पल इसमें भी लिखा हुआ है, तो इसको भी आप समझ लें। और हम लोग अभी इसकी और चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम्पल देखिए 1 कि जब धुएं से भरे किसी कमरे में आप किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश कराते हैं तो वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन या टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है। और जब किसी घने जंगल के थ्रू प्रकाश गुजरता है तो वहाँ भी टिंडल इफेक्ट दिखाई पड़ता है।
एक महत्वपूर्ण नियम देखिए विद्यार्थियों को बताया गया है, इसको रैले का नियम कहते हैं। जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा प्रकाश का प्रकीर्णन, तो मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें यह है कि जो आपने अभी पढ़ा प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो प्रकाश के प्रकीर्णन पे आधारित कुछ घटनाएं, जैसे आसमान का नीला दिखाई पड़ना या फिर समुद्र का जो जल है उसका नीला दिखाई पड़ना, ये सभी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन से जुड़ी हुई हैं। और प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की जो तीव्रता होती है आई, वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज़, इसको आप ध्यान से समझें। आसमान हरा क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? आसमान हरा भी होना चाहिए आसमान, या आसमान ये पिंक या फिर आसमान लाल क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? ठीक है ना। आसमान पीला क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? आसमान नीला ही क्यों दिखाई पड़ता है? ठीक है ना। तो इसके पीछे जो कारण है वो कारण एक महत्वपूर्ण जो नियम बताया गया है, रैले नियम, उससे संबंधित है। और ये रैले का नियम देखिए ये बताया गया है। ठीक है। और ये नियम साफ इशारा करता है कि जो प्रकाश प्रकीर्णित होने वाला है उसकी तीव्रता मतलब आई प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका साफ मतलब है कि जिस प्रकाश का लैम्डा, ध्यान देंगे, जिस प्रकार का लैम्डा जितना कम होगा उसका आई या उस प्रकाश की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। ओके। तो चूंकि आपने अभी 7 रंगों का मिश्रण देखा विद्यार्थियों पीछे विबग्योर के क्रम में, है ना। आपने 7 रंगों का मिश्रण देखा अभी, उसमें जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग होते हैं। और इन 7 रंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, देखिए यहाँ जो लिखा गया लैम्डा, उस पर गौर करेंगे। लैम्डा का मतलब होता है तरंग की लंबाई, तरंगदैर्घ्य। और चूंकि लाल रंग के लिए लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है। देखिए उल्टा संबंध है, इसमें लिखा गया कि प्रकाश की तीव्रता आई है वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना। इसका मतलब ये कि जिस प्रकाश का लैम्डा कम होगा उस प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होगा। और चूँकि आप जानते हैं कि बैगनी, जैसे ये देखिए बैगनी या नीला के करीब होगा ये, तो बैगनी का लैम्डा बहुत कम होता है ना। लैम्डा ऑफ वी या बी कुछ भी दिखा दें, तो इसका जो लैम्डा होगा तरंगदैर्घ्य वो सबसे कम होगा, लाल से भी कम। लाल सबसे ज़्यादा होता है और इसका सबसे कम होगा। तो ये चीज़ जो दिखाई गई इस पर गौर करेंगे, क्योंकि बैगनी का या नीले का जो अपवर्तनांक या इसका जो लैम्डा होता है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, अतः इसका जो प्रकीर्णन होगा सबसे अधिक होगा। ये चीज़ अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप 2 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहले तो प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना है ये, और दूसरा ये जो नियम दिखाया गया रैले का नियम और उसका फार्मूला, ये फार्मूला भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है। फार्मूले का यूज करते हुए आप इसको स्पष्ट कर दें कि चूंकि लैम्डा या तरंगदैर्घ्य बैगनी का सबसे कम होता है, अतः वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का ही होता है। देखिए वही चीज़ यहाँ पे स्पष्ट की गई हैं, तो इनको भी आपको समझ लेना है कि प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन प्रकीर्णन न करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है ना। और ये पॉइंट दिखाया गया है, इसको आप देख लेंगे। एक क्वेश्चन देखिए बनाया गया, खतरे का सिग्नल लाल क्यों?
ओके। खतरे का जो संकेत तो लाल रंग से ही क्यों शो करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप देखते हैं कि डेंजर जोन में रेड कलर का इस्तेमाल होता है, तो लाल रंग का ही प्रयोग क्यों होता है ये पूछना है इसमें, ठीक है ना। जो खतरा होता है वो लाल रंग का क्यों होता है, तो ये चीज़ आपको स्पष्ट करनी है। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि लैम्डा जो होता है आर का, मतलब लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसके लिए अब तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और लाल रंग हमें दूर से दिखाई पड़ जाएगा, उसका विजन जो होगा दूर से ही हमें दिखाई पड़ जाता है। इसी वजह से खतरे का संकेत लाल रंग का ही हमेशा रखा जाता है, ठीक है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, देखिए लिखा गया है। तो ये भी संबंधित है प्रकाश के प्रकीर्णन से। विद्यार्थियों, अभी आपने प्रकाश के प्रकीर्णन को बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, उसी पर आधारित क्वेश्चन दिया गया कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो इसमें देखिए आंकड़ा भी शो किया गया है कि मैंने आपको पीछे बताया कि लैम्डा बैगनी के लिए या नीले के लिए सबसे कम होता है और लैम्डा लाल के लिए सबसे ज़्यादा होता है, ओके। और कितना ज़्यादा है इसमें लिखा गया, देखिए लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले 1.8 गुनी होती है। अर्थात अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आपको यह आंकड़ा दिखाना पड़ेगा कि 1.8 गुना अधिक होता है लैम्डा की अगर बैगनी का या नीले का है तो, किसकी अपेक्षा, लाल की अपेक्षा। इसीलिए जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो गुजरने के पश्चात लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करता है, ठीक है ना। और यही प्रकाश हमें फिर हमारे नेत्रों के द्वारा दिखलाई पड़ता है। तो विद्यार्थी आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड में अक्सर आते हैं कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों। तो पहले तो घटना आप बता देंगे, घटना कौन सी है, आपका प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। और अगर 2 नंबर तक क्वेश्चन पूछा गया तो आप जो है ये शब्द भी लिखेंगे कि जो है लैम्डा की वैल्यू दिखा देंगे कि लाल की अपेक्षा बैगनी का लैम्डा 1.8 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान कर लेनी है। तो विद्यार्थी इस प्रकार से हम लोगों ने आज अपने इस वीडियो में तमाम चीज़ें जो कि जुड़ी हुई थी मानव नेत्र और उससे संबंधित जो रंग बिरंगा संसार था उसमें हम लोगों ने तमाम चीज़ें सीखी। अब थ्योरी इसमें इतना ही है, हालांकि कुछ फॉर्मूले जो पहले शुरुआत के बोर्ड में हुआ करते थे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, वो मैं अगले वीडियो में अगर तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखें और इसको विद्यार्थियों कई बार देखें। जो स्पेक्ट्रम बनाएंगे स्पेक्ट्रम को आप पेन से उसको कई बार बनाएं, रफ में अपना प्रैक्टिस करें। रंगों का जो क्रम है आपको वो नहीं बिगाड़ना है, क्रम जो आपको बताया गया है उसी क्रम को लेके चलना होगा, ठीक है। और फिर बेस्ट ऑफ लक, फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ।